हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटिकल साइंस विद एस के सर पे दोस्तों हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर पे इस महामारी के दौर पे स्वस्थ होंगे अपनों के साथ। और दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर लिया हुआ था वो किस विषय पे लिया हुआ था। दोस्तों, पिछला लेक्चर दोस्तों हम लोगों ने संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी हम लोगों ने उस पर बात की हुई थी। अगर आप अब तक उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप उस लेक्चर को आसानी से देख सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको हेल्प हो जाएगी, मदद मिल जाएगी दोस्तों आगे की चीज़ें समझने में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना जो संविधान, जैसे ही आप संविधान का पहला पेज खोलेंगे, संविधान के ऊपर जो टाइटल सबसे पहला पेज है उसी के ऊपर दोस्तों प्रस्तावना लिखी हुई है। जो फर्स्ट पेज है दोस्तों, आप उसको खोलने से पहले ही आपको दिख जाएगी जो प्रेम्बल लिखी हुई संविधान के पहले पेज पर लिखी हुई है। दोस्तों, इस प्रेम्बल का उद्देश्य क्या था, इसको संविधान के पहले पेज पर लिखने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई संविधान निर्माताओं को। दोस्तों, आज हम लोग उसी प्रेम्बल पर बात करेंगे जो कि संविधान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, आज दोस्तों जैसा कि आप लोग पीछे मेरे लिखा हुआ देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है हम भारत के लोग। मतलब दोस्तों, संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इस संविधान को हमने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दोस्तों, संविधान सभा ने हम लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। न्याय की बात कही दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही है। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की भी बात की हुई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये संविधान सभा की जो प्रेम्बल थी, जो प्रस्तावना थी, उसके दोस्तों ये भाषा है, उसकी ये लैंग्वेज है, उसके ये शब्द हैं। दोस्तों, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब दोस्तों हम लोग इस प्रेम्बल पे बात करेंगे कि आखिर इस प्रेम्बल के उद्देश्य क्या थे, इस प्रस्तावना के उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों इसके बारे में एक बहुत ही महान कानूनविद हुए हमारे देश में, N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा दोस्तों कि जो प्रस्तावना दोस्तों परिचय पत्र है। दोस्तों, जो संविधान का है दोस्तों उसको उन्होंने N.A. पालकीवाला दोस्तों इन्होंने कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र दोस्तों। और दोस्तों ये प्रस्तावना जो थी दोस्तों, ये मूल रूप से अमेरिका का जो प्रथम लिखित संविधान था दोस्तों उससे लिया गया। और जो इसकी भाषा है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 13 दिसंबर 1946 को जब हम लोग दोस्तों संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, उसके जो सेटिंग हुई, जो उसकी बैठकें हुई दोस्तों, उसके बारे में जब पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने बात की थी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों लाया गया था। जो कि दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू ने बताया हुआ था कि संविधान सभा के क्या उद्देश्य हैं और हमारी जो आगे की कार्यविधि होगी, जो कार्य करने की रणनीति होगी दोस्तों, उस पर इन्होंने बात की थी कि हमारे क्या उद्देश्य है। इसी को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था और इसी का प्रभाव हमारी संविधान की जो प्रेम्बल उस पर भरपूर रूप से दिखाई देता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम लोग जो प्रेम्बल है उसके जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संविधान सभा ने जो प्रेम्बल बनाई है, जो प्रस्तावना बनाई है, वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको पढ़ना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग हम भारत के लोग दोस्तों। ये संविधान सभा के जो निर्माता थे वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने संविधान का निर्माण किया है, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर पूरा भारत समाहित है और पूरा भारत ने मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया हुआ है और उसी ने संविधान का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। दोस्तों
प्रस्तावना को और अच्छे से समझने के लिए हम प्रस्तावना को 3 भागों में बांट लेते हैं दोस्तों। उससे क्या होगा कि प्रस्तावना को एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं आसानी पूर्वक। दोस्तों सबसे पहले प्रस्तावना को 3 भागों में बांटते हैं। तो संविधान का स्रोत क्या था दोस्तों? संविधान का स्रोत, पहला भाग दोस्तों हम लोग संविधान का स्रोत के विषय में इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर संविधान का जो स्रोत था, जो संविधान का सोर्स था वो क्या था दोस्तों। तो संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें दोस्तों सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। दोस्तों इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो संविधान का स्रोत है वो दोस्तों हम भारत के लोग ही हैं। हम भारत के लोग, या दोस्तों वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों भारत का स्रोत, भारतीय संविधान का स्रोत था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो संविधान का दोस्तों स्वरूप था, जो संविधान की जो प्रेम्बल थी उसका स्वरूप क्या था, वो दोस्तों उस पर हम लोग बात कर लेंगे कि संविधान का जो स्वरूप था वो दोस्तों क्या था। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के बारे में दोस्तों एन ए पालकीवाला ने कहा कि संविधान का परिचय पत्र का काम करती है संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान का स्वरूप क्या था दोस्तों, इसका किस तरह से परिचय कर रही है संविधान की प्रस्तावना, उस पर बात करते हैं कि दोस्तों संविधान का जो स्वरूप है प्रेम्बल के अनुसार वो कैसा दोस्तों, संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य दोस्तों। इस तरफ दोस्तों जो संविधान का स्वरूप तो दोस्तों वो कैसा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य दोस्तों इसी क्रम में तीसरा जो मुख्य तत्व है प्रेम्बल का, जिस 3 भागों में हम लोग बांट रहे हैं, उसका दोस्तों संविधान के आखिर उद्देश्य क्या थे दोस्तों। संविधान के उद्देश्य के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर संविधान की जो प्रेम्बल है वो किस प्रकार से व्याख्यान कर रही है संविधान का, कि उसके उद्देश्य क्या थे दोस्तों। वो दोस्तों क्या है कि न्याय, सबसे पहले वो बात करती है न्याय की। न्याय कैसे दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और दोस्तों इसके बाद वो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की भी बात करती है। वो कौन से थे दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और दोस्तों धर्म और उपासना। संविधान दोस्तों हम लोगों के 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी देता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उसकी उपासना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और क्या प्रेम्बल हम लोगों को उद्देश्य बताती है, तो हम लोग आगे चल के कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए दोस्तों, अवसर की समानता। इसके बाद दोस्तों क्या बात करते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने के लिए।
दोस्तों जो संविधान की प्रेम्बल है उसके पहले हम लोग बात करते हैं उसके जो 3 मुख्य तत्व हैं, 3 प्रकार के मुख्य तत्वों में बांट लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान का स्रोत क्या था दोस्तों। संविधान का स्रोत था दोस्तों वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा दोस्तों संविधान का स्वरूप कैसा है दोस्तों, स्वरूप उसका इस तरह का है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य। इसके बाद दोस्तों संविधान का जो उद्देश्य था, आखिर इसके क्या उद्देश्य हैं, वो दोस्तों उद्देश्य क्या था कि न्याय जो होगा, जो न्याय का वितरण होगा दोस्तों वो किस प्रकार होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वितरण होगा दोस्तों। इसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात करता है संविधान की प्रेम्बल, वो थे दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की भी बात करता है। इसके बाद दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, मतलब व्यक्ति की गरिमा की बात करता है दोस्तों। और इसके बाद अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने की भी बात संविधान की प्रेम्बल करती है दोस्तों। तो बंधुता की बात करती है। और इसके बाद दोस्तों अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या फिर दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, या प्रतिष्ठा और अवसर की समता, या फिर दोस्तों व्यक्ति की गरिमा, या दोस्तों अखंडता और एकता की, जो एकता को सुनिश्चित करने की बात करती है संविधान की प्रेम्बल, या बंधुता की बात करती है। तो इन शब्दों को एक एक करके हम लोग आगे अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है दोस्तों। अब हम लोग एक एक करके दोस्तों बात करेंगे संविधान के जो प्रेम्बल में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा बात कर रही है कि जो जितने भी भारत के निवासी हैं उन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया और उसी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया है। तो इसलिए जो संविधान में योगदान है वो सिर्फ संविधान सभा के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उन्हीं का नहीं है, पूरे भारत का है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों नीचे एक लाइन और लिखी होती है संविधान की जो प्रेम्बल है, संविधान को अंगीकृत, और दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अधिनियमित और दोस्तों आत्मर्पित। दोस्तों ये लाइन लिखी हुई है संविधान के जो प्रेम्बल सबसे नीचे, आप देखिएगा कि हम इस संविधान सभा के द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपने ऊपर इसको अंगीकृत कर रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं, अधिनियमित करते हैं दोस्तों संविधान को। तो दोस्तों इसका मतलब है कि हम अब इस संविधान से ही चलेंगे, इसके रूल और कानून को मानेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आत्मर्पित करते हैं, मतलब आत्मसात कर लिया हमने संविधान को। इस वजह से दोस्तों नीचे शब्द लिखे गए हैं कि अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों संविधान में शब्द आया तो हम भारत के लोग के बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रभुत्व संपन्न की। प्रभुत्व संपन्न, आखिर दोस्तों इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया संविधान में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो जो दोस्तों प्रभुत्व संपन्न है इसका मतलब है दोस्तों कि हम स्वयं के प्रभु हैं दोस्तों, स्वयं के प्रभु हैं दोस्तों। मतलब अब हमारे ऊपर ऐसी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है कि हमारे जो निर्णय हैं उस शक्ति के दबाव में अपने जो रिजल्ट हैं, अपने परिणाम में दोस्तों बदल दें, अपने फैसले बदल दें। इसलिए दोस्तों कहा गया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। और दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने विदेशी व आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं, आंतरिक मामलों में दोस्तों स्वतंत्र हैं। इस वजह से दोस्तों कहा गया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे ऊपर जैसे उस समय दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो 2 शक्तियां दोस्तों विशेष बनकर उभरी थी दोस्तों, जो महाशक्ति बन गई थी अमेरिका और यूएसएसआर दोस्तों। उन शक्तियों के दबाव में भी हम कुछ नहीं करेंगे, या ब्रिटेन के दबाव में कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका के दबाव में कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग प्रभुत्व संपन्न है दोस्तों, हम अपने फैसले लेने के लिए खुद स्वयं सक्षम है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहा गया कि हम प्रभुत्व संपन्न है। हम लोग विदेशी मामले में हमें क्या फैसले लेने हैं, किस संगठन के साथ हमें रहना है, किस संगठन को हमको छोड़ना, ये फैसला हमारा होगा, ना किसी दूसरे देश का होगा। और आंतरिक मामलों को हमको किस तरह से चलाना, ये भी फैसला हमारा ही होगा, और किसी दूसरे देश का इसमें कोई हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वजह से दोस्तों कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आता है समाजवादी। आखिर समाजवादी का क्या दोस्तों मतलब था, क्या मीन्स था? समाजवादी दोस्तों क्या था? संसाधनों का दोस्तों उचित बंटवारा। दोस्तों समाजवादी विचारधारा दोस्तों नेहरू जी से प्रेरित थी कि इन्होंने कहा कि मतलब जो संसाधन है समाज के वो सब लोगों को उचित रूप से बांटे जाने चाहिए। कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो जाना चाहिए कि उसका जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, और कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि सारे ऐशो आराम उसी व्यक्ति के पास हो। इसलिए दोस्तों जो समाजवादी विचारधारा दोस्तों उसके बारे में हमारे प्रेमबल में, हमारे संविधान में दोस्तों इसकी बात की गई है। का उल्लेख दोस्तों जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व तो दोस्तों उसमें भी किया गया है। जो भाग 4 में दोस्तों संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है दोस्तों, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। समाजवादी विचारधारा की बात उसमें कही दोस्तों। प्रेमबल के अलावा भी संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व उसमें इसकी बात की गई है दोस्तों। समाजवादी के बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं दोस्तों। पंथ निरपेक्ष का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा संविधान है या हमारा देश है दोस्तों किसी भी एक धर्म की बात नहीं करता है, किसी भी एक पंथ की बात नहीं करेगा। मतलब देश का कोई एक धर्म नहीं होगा दोस्तों। पंथ निरपेक्ष की बात दोस्तों संविधान की जो प्रेमबल में इसलिए लिखी गई कि हमारे देश का या हमारे संविधान का कोई एक धर्म नहीं है, ये सारे धर्मों को मानने वाला है। इसलिए दोस्तों कहा गया कि जो हमारा संविधान है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और दोस्तों इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब दोस्तों जो इसके स्वरूप की बात हम लोग किए थे थोड़ी देर पहले, तो उसमें दोस्तों स्वरूप में एक बात और आती है कि लोकतांत्रिक की बात करता है दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है। तो आखिर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए दोस्तों क्या है कि हम लोगों ने दोस्तों ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को तो अपना लिया था, लेकिन वहाँ का जो राजा था दोस्तों वो चुना नहीं जाता था दोस्तों। वो वहाँ पे राजा दोस्तों जो जन्म के आधार पे दोस्तों बनाया जाता था। लेकिन हमारे यहाँ पे दोस्तों जो देश का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति या कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष दोस्तों है वो दोस्तों निर्वाचित होता है दोस्तों, ना कि दोस्तों वो जन्म के आधार पे चुना जाता है। वो निर्वाचित किया जाता है और उसका चुनाव होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों और हमारे यहाँ दोस्तों चुनाव जो इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों राष्ट्रपति को हम लोग चुनते हैं। और इस वजह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक गणराज्य हैं। अगर यही दोस्तों हमारे यहाँ जन्म के आधार पर इसको चुना जा रहा होता, राजा का बेटा राजा होता, तो दोस्तों ये राजतंत्र कहलाता। और क्योंकि हम लोग दोस्तों अपने राष्ट्र प्रमुख को चुन रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये दोस्तों राजतंत्र ना होकर के एक जनतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है दोस्तों। और अगर ये लोकतांत्रिक गणराज्य ना हो तो दोस्तों आज जैसे आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पे या समाचारों में कि चाय बेचने वाला मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया है दोस्तों। ये इसी का परिणाम है कि दोस्तों एक छोटा सा व्यक्ति सबसे बड़ी पोस्ट तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन सकता है। इसलिए दोस्तों हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था की बात करते हैं अपने संविधान के प्रेमबल में दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद अब दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे कि आखिर संविधान सभा के जो संविधान की प्रेमबल थी उसके उद्देश्य क्या थे दोस्तों। तो उद्देश्य की बात करते हैं, संविधान की प्रेमबल के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं न्याय दोस्तों 3 प्रकार की हम लोगों को बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये दोस्तों क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों सीधे से पूछ लेते हैं कि इनको क्रम से लगाइए, और या राजनीतिक से पहले आर्थिक आता है कि सामाजिक आता है दोस्तों, इस तरह से पूछ लेते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा। और उस प्रेमबल में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 3 टाइप्स की दोस्तों बात की गई न्याय की। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो तत्व हैं दोस्तों ये रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। रूसी क्रांति से प्रेरित हैं दोस्तों।
और इनका दोस्तों सीधा सा उद्देश्य है कि व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, सामाजिक स्तर पे ना हो और आर्थिक स्तर पे ना हो और राजनीतिक स्तर पे ना हो। उसको जितने अवसर एक दूसरे व्यक्ति को दिए जाने चाहिए समाज में रहने वाले व्यक्ति को, उतने ही अवसर दूसरे व्यक्ति को भी देने चाहिए दोस्तों जो उसी समाज में निवास करता है। और उसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना किया जाए, किसी भी प्रकार का आर्थिक भेदभाव ना किया जाए और किसी भी प्रकार का दोस्तों राजनीतिक भेदभाव ना किया जाए। दोस्तों इसकी बात न्याय की व्यवस्था दोस्तों हम लोगों ने अपने संविधान के प्रेम्बल में कर रखी है दोस्तों। इसके बाद लोगों ने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। वो कौन सी है दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म दोस्तों और उपासना। इस तरह की दोस्तों हम लोगों ने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रकार के न्याय की बात की थी, उसी प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की है दोस्तों। ये दोस्तों किसी भी एक लोकतांत्रिक समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि व्यक्ति को विचार करने की जो दोस्तों स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, अपनी बात रखने की उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए और दोस्तों विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दोस्तों उसको होनी चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात हमारे संविधान की प्रेम्बल में की गई है दोस्तों। तो कभी भी अगर इन जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, आपके विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, अगर इनका हनन हो रहा दोस्तों, अगर इनका हनन हो रहा है दोस्तों, तो ये दोस्तों न्यायालय में दोस्तों अपील की जा सकती है कि हमारी विश्वास की जो स्वतंत्रता है दोस्तों उसका हनन हो रहा है, या जो धर्म की है उपासना, तो न्यायालय इनको दोबारा से आपको लागू करेगा। आपको जो भी आपको सामने दोस्तों इनको लेकर के, इन स्वतंत्रताओं को लेकर समस्या आ रही है, उनका समाधान दोस्तों न्यायालय करेगा। ये दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट और 232 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हम लोग जा सकते हैं। अभी हम लोग मूल अधिकार में जब पढ़ेंगे तब दोस्तों हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 32 क्या है या आर्टिकल 226 क्या है दोस्तों। अभी हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं कि इतना समझ लेते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हमारी, तो दोस्तों हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और वहाँ से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा प्रेम्बल की या दोस्तों प्रेम्बल को उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना के अलावा दोस्तों इसको उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देशिका में दोस्तों जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, इनका उल्लेख और संविधान में कहाँ पे किया गया, अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाए दोस्तों तो सीधे सा आंसर दोस्तों मूल अधिकार में। मूल अधिकारों में दोस्तों इनका विशेष रूप से उल्लेख किया गया दोस्तों। इसके बाद प्रेम्बल के अलावा भी जो दोस्तों 12 से 35 तक इनकी बात की गई है दोस्तों। तो जब हम लोग दोस्तों फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग फिर से एक बार इनको देखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, उसके बारे में हम फिर से एक बार बात करेंगे मूल अधिकारों में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो हम लोगों ने जो प्रेम्बल के उद्देश्य थे उसके क्रम में दोस्तों हम लोगों ने लिखा था प्रतिष्ठा और अवसर की समता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? प्रतिष्ठा और अवसर। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों उद्देशिका में लिखने का कि संविधान हम लोगों को ये बताता है कि अगर किसी को प्रतिष्ठा का अवसर नहीं मिल रहा है या समानता, अवसर की समानता दोस्तों, इसका दोस्तों प्रतिष्ठा और अवसर की समता का दोस्तों लिखने का उद्देश्य था संविधान की प्रेम्बल में कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे, इसका लिखने का एक जो उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, वर्ग, आयु, जाति या धर्म, दोस्तों किसी भी व्यक्ति को लिंग, आयु, वर्ग, धर्म के आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको समान अवसर दिए जाएंगे दोस्तों।
दोस्तों उसको समान अवसर दिए जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा और अवसर का ख्याल रखा जाएगा, उसको समान अवसर दिए जाएंगे। और दोस्तों उद्देशिका के अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हमारे जो संविधान के मूल अधिकार उसमें फिर से एक बात कही गई है दोस्तों, आर्टिकल 14 में और 15 और 16 में और दोस्तों 17 में भी बात इसकी की गई है कि किसी भी प्रकार का अगर आपकी प्रतिष्ठा पे किसी प्रकार का दाग लगता है दोस्तों, जैसे आर्टिकल 17 है दोस्तों, अपृष्यता का अंत दोस्तों, अनटचेबिलिटी की बात करता है। किसी भी अनुसूचित जात के व्यक्ति को आप अगर कुछ गलत बोलेंगे, अशब्द कहेंगे तो वो उसके प्रतिष्ठा के दोस्तों खिलाफ होगा, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 17 में भी इस तरह की बात की गई और हमारे उद्देशिका में भी इस तरह की बात की गई है। और दोस्तों जो 15-16 आर्टिकल है इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव आयु, लिंग और जात के आधार पर नहीं किया जाएगा दोस्तों। और 16 में भी दोस्तों यही बात कही गई, सेम बात कही गई, लेकिन इसमें दोस्तों दोनों में अंतर है। में किया गया है ये सामाजिक दोस्तों सार्वजनिक जगहें होती हैं दोस्तों, सार्वजनिक जगहों पर दोस्तों आयु, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई सरकार की जगह है या कोई सार्वजनिक जगह है उस पर सबको जानने का, सबको देखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जो 16 आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 15 उसमें बात कही गई है कि जो लोक नियोजन के कार्य, जो सरकारी नौकरियां होती हैं दोस्तों, उसमें भी सबको समान अवसर दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात होती है, समता की बात होती है, वो उद्देशिका में भी कही गई और मूल अधिकारों में भी कही गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद जो उद्देश्य है उद्देशिका के, उसमें अब आगे क्या आता है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोगों ने बात की थी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। संविधान में ये शब्द आता है व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की गरिमा का दोस्तों ख्याल रखा जाएगा, जिसको दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के तहत इसको संरक्षित किया हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या दोस्तों न्यायालय के द्वारा होती रहती है, न्यायालय के द्वारा होती रहती है। और दोस्तों उत्तराखंड के जो नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था दोस्तों कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को उसने जीवित मान लिया था दोस्तों। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि जो गंगा नदी है वो जीवित है, मतलब उसको अगर उसको किसी भी प्रकार का से उसको गंदा किया जा रहा है या किसी भी प्रकार की उसको हानि पहुंचाई जा रही है तो ये उसकी गरिमा है नदी की, तो उसको दोस्तों ठेस पहुंचेगी। इसलिए उसको, हालांकि इसको बाद में हाई कोर्ट ने मना कर दिया दोस्तों, इसको मानने से इनकार कर दिया। गंगा नदी को उसने जीवित नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। के फैसले को दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और वहाँ पे हाई कोर्ट जो उत्तराखंड की सरकार है दोस्तों वो जीत जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर देती है कि गंगा नदी जीवित नदी नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ से एक उद्देश्य समझिए कि आखिर जो हाई कोर्ट था उसने गंगा नदी को जीवित माना था, और उसकी जब किसी नदी को अगर कोई हाई कोर्ट दोस्तों जीवित मान रहा, सोचिए व्यक्ति की गरिमा की कितनी ज्यादा वैल्यू होती होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे चलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता पे बात करेंगे। एकता और अखंडता की दोस्तों, ये दोस्तों जो ये शब्द था अखंडता दोस्तों, ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। ये दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों ये एक वर्ड था दोस्तों, इसके बाद दूसरा और एक वर्ड जोड़ा गया दोस्तों इसमें, समाजवादी, और तीसरा एक और वर्ड जोड़ा गया दोस्तों पंथ निरपेक्ष। इस तरह से दोस्तों 1942वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में होता दोस्तों। और 1976 में दोस्तों 3 शब्द संविधान की प्रेम्बल में जोड़े जाते हैं, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दोस्तों। जो हम लोग प्रेम्बल जब ऊपर से पढ़ते हैं दोस्तों, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोस्तों जो 2 शब्द हैं वो दोस्तों 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसको उसमें जोड़ा जाता है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों
पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता भी जोड़ी जाती है। दोस्तों जब आप मूल प्रेम्बल पढ़ेंगे, आप जो इंटरनेट पे दोस्तों सर्च करिएगा या वीडियो के जो शुरू में आपको इमेज दिख रही है उसमें भी दोस्तों आप देखिएगा कि जो अखंडता और जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं ये नहीं लिखे हुए हैं, ये बाद में 42वां संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे एकता और अखंडता के बारे में। दोस्तों एकता और अखंडता को दोस्तों जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि भारत की जो संस्कृति है दोस्तों बहुत विविधताओं से भरी पड़ी हुई है और उनमें एकता और अखंडता को दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए ये सब जोड़ना बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक हो गया था। भारतीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मतलब ये टूटे ना दोस्तों, तो जो संविधान में एकता वर्ड लिखा हुआ था संविधान के प्रेम्बल में, उसके स्थान पर एकता और अखंडता लिखा गया कि ये जो इनकी जो संस्कृति है, जो अपनापन है वो बना रहे और देश की एकता और अखंडता को दोस्तों कोई भी हानि ना पहुंचे। इस वजह से दोस्तों एकता और अखंडता को दोस्तों जोड़ा गया और कहा गया कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे उनका हम लोग पूर्ण रूप से पालन करें दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों जो संविधान के प्रेम्बल की मुख्य बातें थी दोस्तों, जो ऐसे शब्द थे जिनका जो अर्थ होता है अपने आप में बहुत ज्यादा क्लिष्ट होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, तो दोस्तों उनको हमने समझाने की कोशिश की है आपके सामने। और अगर आपको दोस्तों ना समझ में आया हो फिर भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम दोस्तों इन शब्दों का पुनः एक बार उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों एक विषय पे और बात कर लेते हैं कि आखिर प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है दोस्तों हमारे लिए। प्रस्तावना की दोस्तों उपयोगिता क्या है? दोस्तों इसकी उपयोगिता दोस्तों जो संविधान उसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण, हमने शुरू में इसकी बात की थी कि दोस्तों जब न्यायालय किसी भी विषय की व्याख्या करने में उसको समस्या का सामना करना पड़ता है, किसी भी समस्या किसी भी आर्टिकल का अगर जो अर्थ है वो अपूर्ण है, उसको सही से समझ में नहीं आ रहा, तो वो दोस्तों प्रेम्बल की सहायता लेती है। जो न्यायालय होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है दोस्तों, वो प्रस्तावना का सहारा लेकर के उस आर्टिकल की व्याख्या दोस्तों करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो प्रेम्बल है दोस्तों इसमें राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या की गई है दोस्तों। सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों की दोस्तों व्याख्या की गई है। इस दृष्टि से भी दोस्तों प्रेम्बल हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, संविधान के दर्शन होते हैं दोस्तों हमको। तो दोस्तों जब हम लोग प्रेम्बल पढ़ते हैं तो उसमें संविधान का क्या दर्शन है दोस्तों, उसके दर्शन हो जाते हैं। इस वजह से भी दोस्तों संविधान के प्रेम्बल अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं दोस्तों। और एक संविधान सभा के दोस्तों मेंबर थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे दोस्तों। इन्होंने कहा दोस्तों हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था दोस्तों। जो दोस्तों के.एम. मुंशी थे संविधान सभा के मेंबर, उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है दोस्तों वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात एक और इसमें कि प्रस्तावना में दोस्तों पता चलता है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं, या सरकार के उद्देश्य क्या हैं, और दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों इन सब का जवाब दोस्तों हमारी प्रेम्बल हमको देती है कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इन समस्याओं का, इन सवालों का जो दोस्तों उत्तर है, जो आंसर है, वो हमको प्रेम्बल में ही मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें और समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर जो ये प्रेम्बल है दोस्तों क्या संविधान का भाग है दोस्तों?
क्योंकि ये संविधान के पहले पेज पे लिखी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का भाग माना है कि नहीं माना है, ये इस पे दोस्तों काफ़ी बहस बनी रहती है। तो दोस्तों उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1960 में एक बेरोबारी केस हुआ दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में केस हुआ बेरोबारी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि संविधान का जो प्रेम्बल है वो भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन एक केस और होता है 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें दोस्तों कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संविधान का भाग है, संविधान की आत्मा माना दोस्तों इसको। उद्देशिका को दोस्तों संविधान की आत्मा माना गोलकनाथ केस में, जो 1967 में दोस्तों होता है। इसके बाद दोस्तों संविधान की आत्मा माना और इसमें जो आत्मा मानने के बाद दोस्तों कहा कि इसमें मतलब ये अपरिवर्तनीय है, अतः इसमें दोस्तों संशोधन नहीं हो सकता। संविधान की जो उद्देशिका दोस्तों इसमें संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी आत्मा है, ऐसा दोस्तों गोलकनाथ केस में माना गया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण केस होता है 1973 में, जिसको दोस्तों हम लोग केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं दोस्तों। हम लोग केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों 1973 में होता है। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जो संविधान में संशोधन हुआ था संविधान की प्रेम्बल में 1976 में होता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो दोस्तों समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े जाते हैं 1976 में जोड़े जाते हैं, लेकिन ये केस होता है दोस्तों 1973 में। अब इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मान लेती दोस्तों, ये 13 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों, अब तक की दोस्तों बैठने वाली सबसे बड़ी जो बेंच है संविधान के लिए दोस्तों, या कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है दोस्तों, सबसे बड़ी अब तक जो बैठी है वो केशवानंद भारती केस में बैठी थी। 13 जजों की दोस्तों बेंच बैठी थी और इसने फैसला दिया था कि जो उद्देशिका है दोस्तों संविधान का ही भाग है। उद्देशिका दोस्तों संविधान का भाग माना, इसको भाग माना। और दोस्तों एक बात इसने कही कि इसमें संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जाएगा। दोस्तों जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना 13 जजों की जो पीठ बैठी कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। जो संविधान के उद्देश्य है उसको नहीं बदला जा सकता है, और अगर इसमें कुछ आपको चेंज करना है, चेंजेस लाने हैं, तो आप इसमें इसको संशोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधित की जाएगी दोस्तों अब आप ये जो प्रेम्बल से संबंधित जो चीज़ें थी हम लोगों ने उस पर गहन रूप से चर्चा कर ली है कि 1960 में दोस्तों बेरोबरी केस होता है, वो संविधान का इसको भाग ही नहीं मानती, तो संशोधन के लिए सीधा खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद 1967 में दोस्तों गोलकनाथ केस होता है, जिसमें वो कहता है कि संविधान की आत्मा है दोस्तों ये उद्देशिका, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 में दोस्तों एक और केस होता है केशवानंद भारती दोस्तों, जिनकी अभी हाल ही में 5 से 6 महीने पहले दोस्तों इनकी मृत्यु हुई है। और ये इस केस में दोस्तों जो 13 जजों की जो पीठ बैठती उसने फैसला सुनाया था कि संविधान की जो भाग है उद्देशिका उसको भाग माना उसने, और कहा इसमें संशोधन हो सकता है और मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित किया जा सकता दोस्तों, जिसके फलस्वरूप 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है, और जिसके फलस्वरूप समाजवादी पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़ दिए जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों की प्रेम्बल खत्म हो जाती है दोस्तों, इस तरह से प्रेम्बल खत्म हो जाती है और हम लोग अब संविधान के जो
आर्टिकल है दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। और आर्टिकल 1 से देखेंगे कि आखिर संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। और दोस्तों घर पे रहिए, इस समय जैसा कि माहौल चल रहा है, बाहर का महामारी का दौर चल रहा है, घर पे रह करके पढ़ाई करिए। आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।